आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा रेडियो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल और लेकर आई हूं आपके लिए आज का टॉपिक। आज हम किस विषय पर बात करेंगे? आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। और फिजियोथेरेपी पेन रिलीफ में कैसे आपकी मदद करता है और कैसे कर सकता है, ये सारी बातें हमें हमारे आज के रेडियो डॉक्टर बताएंगे। यानी दर्द अगर आपको कहीं भी शरीर में है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, तो कैसे फिजियोथेरेपी की मदद आप ले सकते हैं, भौतिक चिकित्सा की मदद ले सकते हैं और अपने दर्द को दूर कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर उपस्थित हैं। डॉक्टर आशु गुप्ता, आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में। स्वागत करते हैं डॉक्टर आशु आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार मैडम जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा मैंने श्रोताओं को बताया, अक्सर हमें ये परेशानी होती रहती है, किसी भी अंग में दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, चाहे चलने में हो रही है, सो के उठते हैं तो हमारी गर्दन में हो रही होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम कहते हैं अरे इधर दर्द है, उधर दर्द है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम आज उस पर भी बात करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं। पर उससे ज्यादा हम बात इस पर करना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी यानी भौतिक चिकित्सा किस तरह से ये दर्द जो हमारे शरीर में होता है उससे रिलीफ पहुंचाने में हमारी मदद कर सकता है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में, जो कि एक अलग तरह का एक इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। जी मैडम, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का इनिशिएशन जो है 2010 में, जैसे कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ रही हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न चीज़ें के साथ साथ लोगों की लाइफ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहले सफदरजंग हॉस्पिटल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स होता था, जहाँ टाइप के मरीजों का इलाज किया जाता था। बट प्रॉब्लम्स को देखते हुए, बढ़ते हुए लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को देखते हुए और बढ़ते हुए भारत में खेल कूदों को देखते हुए कि जैसे इंडिया काफ़ी बेटर कर रहा है, तो उनको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसाइड किया कि हमें एक स्पेशली सेंटर चाहिए जो कि न केवल स्पोर्ट्स इंजरी बल्कि उनसे रिलेटेड इंजरीज और जो कि एडवांस टेक्निक्स हैं जितनी भी अप टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो अवेलेबल हैं। तो हम लोगों ने 2010 में ये स्टार्ट किया और आज ये 14 साल से कार्यरत है। और अभी हम लोगों ने नई बिल्डिंग जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में है, उसका 2024 में इनॉग्रेशन किया गया है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। तो उसके साथ में हम लोग वहाँ पर एक ही रूफ के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो हमारे देशवासी हैं और जो हमारे हर टाइप के मरीज हमारे पास आते हैं, और अति आधुनिक सर्विसेज हम लोग प्रैक्टिकली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर देने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत अलग अलग तरह के लोग आपके पास आते होंगे। जैसे आपने बताया कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। स्पोर्ट्स की इंजरी के साथ साथ आप उन इंजरीज से भी डील करते हैं जो किसी एक्सीडेंट केस से हो, या कई बार ऐसा होता है योग करने से या जिम पे भी आदमी जब काम करता है या एक्सरसाइज करता है तो उसमें भी चोट लग जाती है, तो उसमें भी आप लोग ट्रीटमेंट देते हैं। जी मैडम, अगर हम थोड़ा इसकी डिटेल में जाएंगे तो हम नॉर्मली ये देखते हैं जब हम योगा कर रहे हैं या जब हम जिम कर रहे हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि हमें क्या नहीं करना है। तो वी एंड अप डूइंग, हम लोग ना चाहकर भी हम लोग कुछ ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्रैश कोर्स में बिलीव करते हैं कि आज हमने योगा ज्वाइन किया है, 15 दिन के अंदर रिजल्ट आना चाहिए, या आज अगर हमने जिम ज्वाइन किया है तो हम 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर हम विदाउट वार्मिंग अप अवर बॉडी, विदाउट नोइंग कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी स्टिफनेस है, क्या हमें नहीं करना है। इसलिए हमारी फिजियोथेरेपी में जो हम लोग बहुत एक एम्फेसाइज करते हैं, व्हाट नॉट टू डू। हमें क्या करना है मोस्टली सबको पता होता है, बट क्या नहीं करना है ये बहुत ज़रूरी है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जब हम वी एंड अप डूइंग समथिंग रॉन्ग, हम लोग कोई गलत आसन कर लेते हैं या कोई गलत हमने तरीके से वेट उठा लिया, या हमने ज़रूरत अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा वेट उठा लिया, या हमने कोई हमारी मांसपेशियों में उतनी लचीलापन नहीं है, उसके बाद हम लोगों ने उसको बिना स्ट्रेचिंग किए हमने ज़्यादा वर्कआउट कर लिया। हमने किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, अगर वो ट्रेडमिल कर लेते हैं या ज़्यादा भाग लेते हैं तो वो प्रॉब्लम एकदम बढ़ जाती है, और जब तक उनको पता लगता है तब तक वो बैड से वर्स हो चुकी होती है। तो वहाँ पर फिजियोथेरेपी का अब एक बहुत बड़ा रोल आता है कि
क्या नहीं करना है और क्या ठीक तरीके से करना है। जैसे मैंने पहले बताया, ठीक और गलत में बहुत कम फर्क है। तो उसकी जानकारी के लिए हम लोग एक कस्टमाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम बताते हैं, हम लोग डायग्नोस करते हैं, हम लोग उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसके बाद की प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना श्रोताओं आपने कि हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं यहाँ पर कि फिजियोथेरेपी का कितना बड़ा दायरा है और किस तरह से इसको उपयोग किया जा रहा है और उसका महत्व बहुत है हमारी जिंदगी में। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं, इनसे बात कर लें। हेलो। रेडियो डॉक्टर की डॉक्टर शालिनी मैम को शालीनता से जी नमस्कार। बताएं, अपना प्रश्न करें, अपना नाम पहले बता दें। हाँ जी जरूर, और डॉक्टर सर को भी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही जी। ये पंजाबी बाग जी। सर 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70 से 80 फीट मेरी हाइट है जी। और जो है ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है जी। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, सवाल ये है कि मेरे को ना ये जॉइंट्स लिगामेंट्स में हिप के ऊपर प्रॉब्लम है। अब उसमें क्या है कि ये मुझे पता लग गया है कि मुझे ये ऑर्थोआइटिस है। ऑस्टियो और नेक में भी मेरे को प्रॉब्लम है, दोनों शोल्डर में तरफ से ज्यादा प्रॉब्लम है। जब मैं दायां हाथ आगे पीछे ऊपर जी दर्द होता है शोल्डर पर, भी वहाँ की दाएं तरफ करते के साथ वो कट भी करती है जी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को चक्कर आते हैं या ऐसा भी कुछ नहीं है कि मुझे चलने फिरने में दिक्कत होती है। हाँ ये जरूर है कि सिर मेरा और दोनों हाथों की जो सेकंड लास्ट दो फिंगर होते हैं दोनों हाथों की, इसमें से सुन पना करंट सा आता है। ओके। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या यह फिजियोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा या मुझे इसके ऑर्थो जो है ही मिलना पड़ेगा? देखिए, पहले आप मुझे बताइए आप काम क्या करते हैं, आपका सिटिंग जॉब है? फिलहाल फिजिकल बैठना दोनों किस्म की इंजीनियर सर, मैं बेड रेस्ट पे हूँ फिलहाल। अच्छा, बेड रेस्ट पे हैं, ठीक है। अनाज के कनेक्टर ही खाली कर रहा हूँ और बेड ही तोड़ रहा हूँ सर। चलिए डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए। आप थोड़ा बैठ पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं? नहीं, बैठ तो खैर मैं लेता हूँ जी, या अपने रोजमर्रा के काम भी कर लेता हूँ जी। अब मुझे आगे की तरफ फोल्ड होने में ना बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं देखिए, सबसे विदाउट सपोर्ट बैठता हूँ तब भी दिक्कत हो रही है। नहीं देखिए, जो मुझे समझ पा रहा हूँ कि आपकी हो सकता है मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको प्रॉब्लम रही है उसकी वजह से, और थोड़ा पॉस्चर की वजह से, ज़्यादा लेटने की वजह से भी मसल्स हमारी स्टिफ हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि डेफिनेटली इसका फिजियोथेरेपी में इलाज है। आप कोई भी आसपास क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट का अपना देखिए, आपके आसपास वहाँ पर करमपुरा में हॉस्पिटल भी हैं। आई थिंक वो आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल है या फिर आपका चानन देवी है, या आप हमारे सफदरजंग में आ सकते हैं। एक बार असेसमेंट के बाद हम आपको नेक की और बैक की और नी की एक्सरसाइज बता देंगे। उसको सुबह शाम आप 15-15 मिनट करिए, तो उससे ओवर ए पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स अगर आप 4 से 6 हफ्ते एक्सरसाइज करते हैं, अपने पॉस्चर का ध्यान रखते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा उठने बैठने का, अगर आप बैठते टाइम सपोर्ट यूज़ करते हैं बैठने का, क्योंकि फिजियोथेरेपी या कोई भी ट्रीटमेंट तब काम करेगा जब हम उसको 24 घंटे उसमें अप्लाई करेंगे। जो हमारा उठने बैठने का पॉस्चर है, हमारा सिटिंग पॉस्चर है, कौन सी चेयर पे बैठना है, कैसा हमने मैट्रेस यूज़ करना है, जब हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके काम करेंगे तो डेफिनेटली 4 to 6 वीक्स में उसका रिजल्ट आएगा जी। तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया राजेंद्र जी। और हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर साहब मैसेज भी आ गए हैं। मोहन गार्डन दिल्ली से रितेश कुमार लिख रहे हैं, सर सर्वाइकल के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है फिजियोथेरेपी से? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सर्वाइकल टर्म है ये एक मिसनॉमर है। हम लोग अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में गर्दन के जो हमारा स्पाइन का जो सर्वाइकल रीजन होता है गर्दन वाला, उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। तो सर्वाइकल इज इन इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हम स्पॉन्डिलाइटिस वर्ड नॉर्मली नहीं यूज़ करते हैं, हम सर्वाइकल बोल के हर दूसरा आदमी, हर तीसरा आदमी यहाँ पर लेके चलता है कि सर्वाइकल है। तो सबसे पहले तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम, अगर आपकी एज, अगर आप 45-50 से कम आपकी एज है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेन इन द नेक और सर्वाइकल रीजन इज बिकॉज ऑफ द बैड पॉस्चर। आजकल हम लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे हम लोग मोबाइल पे लग जाते हैं। उसके बाद ड्राइविंग भी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो उसके कारण हमारी गर्दन के आसपास की मांसपेशियां नॉर्मली कमज़ोर हो जाती हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग एक बैड पॉस्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी नेक में एक पेन कॉन्स्टेंट बना रहता है। तो हम लोग सोचते हैं कि हमें सर्वाइकल हो गया है, और कई लोग सोचते हैं कि ये ठीक नहीं होगा। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि क्योंकि हमारी दादी को, नानी को या मदर को था, या तो ये हेरिडेटरी, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपकी एज 50 से कम है तो आप बहुत अच्छी तरह से
एक्सरसाइज करके अपने पोस्चर का ध्यान रखें, थोड़ा फर्मेंटेशन करके किसी एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में कुछ एक्सरसाइज सीखकर आप डेफिनेटली इससे बाहर आ सकते हैं। हाँ, अगर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें जो एक एस्टैब्लिश्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि 50-55 के बाद जैसे हम डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट होते हैं, उसका भी हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। उसमें हम लोग कुछ बेसिक एक्सरसाइज बताते हैं, सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं, कुछ गर्म पानी की सिकाई की बोलते हैं, कुछ अगेन पोस्चर का ध्यान, अगर किसी को ज़्यादा है कुछ टाइम के लिए कॉलर पहनने को बोला जाता है, तो उस हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें एक एज के अंदर हम टोटली 100% ठीक कर लेते हैं, और अगर वो प्रॉब्लम डीजेनरेटिव चेंजेस के साथ आ रही है, वो प्रॉब्लम एक पर्टिकुलरली एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर हम उसको कहते हैं मैनेज करना, ताकि आपको पेन कभी कभी अगर हो रहा है तो उसको अकॉर्डिंगली हम लोग डील करते हैं। जी जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, फोन लाइन पर हैं। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, स्वागत है, रेडियो डॉक्टर में हैं आप, अपना नाम बता दें, प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। छाबड़ा, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, उम्र 65 वर्ष। जी जी। देखिए क्या है कि मेरे लगभग साल 1.5 साल से दोनों जांघों में जी झुनझुनी सुन्नपन रहता है, और ऐसा लगता है कुछ चुभता है जैसा। अच्छा है ना जी। और ये एक दो डॉक्टरों को देखा, उन्होंने कहा न्यूरो का प्रॉब्लम है करके। जी। न्यूरो से मैंने 2-4 महीने दवाई ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी। अब कोई कहता है कि फिजियोथेरेपी करवाओ करके, तो ये किस कारण से हो सकता है? एकदम चुभता है ऐसा कुछ। जैसे आपने बताया आपकी एज 65 ईयर्स है, हाँ तो इसमें मोस्ट लाइकली ये प्रॉब्लम कमर की नसों की प्रॉब्लम की वजह से आ सकती है। तो ये इसमें न्यूरोलॉजी का और इसमें उसका एक बहुत लिमिटेड रोल है कि वो आपको कुछ नर्व रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं जो नर्व को रिलैक्स करती हैं, वो आपको मेडिसिन देंगे। उन्होंने कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है नहीं, दवाइयों के साथ साथ आपको कुछ जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, और आपको फिजियोथेरेपी से मिलना पड़ेगा। हाँ जी, और आपको बहुत ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे 5 to 7 सेशंस लीजिए इनिशियली, और उसके बाद आप अपना 6 to 8 वीक्स एक्सरसाइजेज और जेंटल स्ट्रेचिंग बताएंगे आपको कुछ वो। हाँ जी, हाँ जी। उस स्ट्रेचिंग को आप घर पे फॉलो करिए, और आप अपना थोड़ा सा बैठने का, क्योंकि कई बारी एक लंबर कैनाल स्टेनोसिस प्रॉब्लम होती है जो नॉर्मली 65 के बाद स्टार्ट हो जाती है, जिसमें नहीं, वैसे क्या रहता है जी, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब फिट हूँ मैं, सारे काम करता हूँ जी, योगा, वॉकिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, पर गड़बड़ किस कारण से आज तक समझ नहीं है मेरे को। नहीं, फिर ये कहीं देखिए, इसमें फिर आप जेंटल जो स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, हाँ जी, हाँ जी, थाई मसल्स की, आप एक तो वो सीख लीजिए, और एक आप अपना पोस्चर का, बैठने का पोस्चर का ध्यान रखिए, बहुत आगे झुक के नहीं बैठना है। हाँ, और तीसरा, आप अपना कुछ नर्व की जो सूदिंग मेडिसिन हैं वो आप अपना ग्रेजुअली मतलब कंटिन्यूस चलने दीजिए। तो कौन गाइड करेगा इसके लिए? तो इसके लिए आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, उनकी मेडिसिन और साथ में फिजियोथेरेपी, और साथ में अपनी कंटिन्यूस एक्सरसाइज जो कि आपको हो सकता है लाइफ लॉन्ग अपने रूटीन में ऐड करनी पड़े, 10 से 15 मिनट, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। बाकी अपना वॉक वगैरह आप करते रहेंगे। जी, हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार मैम, प्रसाद को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं सिक्कू बोल रहा हूँ, बिहार छपरा दिगवाड़ा से। जी जी, अपना प्रश्न करें। मैम प्रश्न ये है कि मेरी एज 35 साल है, और मेरे पैर में क्या होता है कि ज्यादा चलने के बाद स्वेलिंग हो जाता है, और ज्यादा देर खड़े होने के बाद स्वेलिंग हो जाता है। ऐसे में लेटता हूँ रात को तो स्वेलिंग कम हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये दोनों पैरों में हो रहा है, एक पैर में हो रहा है? नहीं सर, एक पैर में सर। क्या राइट वाले पैर में? घुटने से नीचे है या कैसे है? पूरे घुटने के नीचे। अच्छा, देखिए इसका एक बार हमें इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि क्या आपको कोई सिस्टमिक कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। सर मैंने सर एमआरआई करा दिया सर, एमआरआई में कुछ नहीं निकला सर। नहीं, एमआरआई किस चीज का कराया, किसी ने कहा था आपको? हाँ, मैंने एक सेशन लिया था तो उन्होंने बोला कि आपका हड्डी बढ़ गया, उसके कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं एमआरआई कराया तो उसमें नॉर्मल रिपोर्ट आया। नहीं, इसका ना देखिए, जब तक हम उसको करेक्ट डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचेंगे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी आप थेरेपी करिए, क्योंकि कई बार पैर में स्वेलिंग जो होती है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा आप एक मेडिसिन वाले डॉक्टर से भी मिल लीजिए, अपने उनके साथ उनकी एक राय ले लीजिए। उसके बाद, क्योंकि अगर आपकी एज 35 है, 35 के अंदर अगर कोई चोट नहीं लगी है और कोई एक्सीडेंट वगैरह या कोई हमारा ऐसा इशू नहीं हुआ है, तो एक पैर में स्वेलिंग का कोई कारण नहीं बनता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप करेक्ट डायग्नोसिस पे आइए, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको थोड़ी सी, आप किसी से जाके एक्सरसाइज वगैरह सीख सकते हैं। तब तक आप थोड़ा एंकल टो मूवमेंट होती है हमारी, पंजा हिलाने की मूवमेंट, थोड़ा पैर को ऊपर रखिए आप, सामने अगर बैठते हैं चेयर पे तो सामने कोई स्टूल रख के पैर उसके ऊपर रखिए और थोड़ा पंजा हिलाते रहिए, उससे आपको स्वेलिंग में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप एक बारी किसी विशेषज्ञ की ओपिनियन लेकर और आप उसको पहले डायग्नोसिस कराइए, क्योंकि ऐसे ब्लाइंड ट्रीटमेंट लेने का फायदा नहीं है। बिल्कुल। एक और श्रोता फोन लाइन पर है, थैंक यू सो मच जी। एक और श्रोता। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। आदर्श कुमार गुप्ता, सेक्टर 13 द्वारका से। जी आदर्श जी, बताएं, अपना प्रश्न करें।
मैम मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं फोल्डिंग की चारपाई पे सोता हूँ, जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरी पीठ में बहुत सारा दर्द होता है, लेकिन जब फिर वर्क करता हूँ थोड़ा बहुत तो ठीक हो जाता है। आपकी उम्र कितनी है जी? 48 समथिंग। 48। देखिए, जो आप एसी चलाते हैं? नहीं, मैं अभी 2-3 दिन से कूलर चलाया था, कूलर से ज्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए, अभी तो जो वेदर चल रहा है इसके अंदर थोड़ा डैम्पनेस है वेदर के अंदर, तो हम लोग मोस्ट ऑफ अस वी आर गेटिंग अप विद स्टिफ बैक। जैसे हम लोग काफ़ी लोग जो हैं, क्योंकि टेम्परेचर में एकदम बहुत डिप आ रहा है, तो एसी बहुत ठंडा कर रहा है, तो उस कूलर एसी उसकी वजह से काफ़ी सुबह के टाइम उठने में थोड़ी सी अकड़न आ रही है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। और दूसरा, आपको ये जो फोल्डिंग बेड पे कुछ कारण से सो रहे हैं या आपका? फोल्डिंग वाली चारपाई पे लेटता हूँ दरी बिछा के। नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आपको थोड़ा सा हार्ड बेड चाहिए होगा हमें, या अगर आप बेड नहीं चेंज कर सकते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा फर्म मैट्रेस लीजिए, क्योंकि जो ये फोल्डिंग बेड होता है ये ना हमारी कमर को, बैक की जो हमारी स्पाइन का पोस्चर होता है उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। जी, हाँ, लचक जाता है। हाँ, तो उसके कारण से जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी मसल्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। जमीन पे लेट सकते हैं क्या गद्दा डाल के? जमीन पे गद्दा, लेकिन अच्छा होना चाहिए। हाँ, वो रुई वाला होता मेरे पास तो। हाँ, जमीन पे लेटना रुई गद्दे के साथ फिर भी बेटर है। और मतलब फिर भी मैं आपको सजेस्ट, हाँ जी, फिर भी मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अभी आप 2-3 दिन गर्म पानी का सेका करिए, और अगर आपको लगता है कि पहले तो आप बेड चेंज कर लीजिए अपना, उसके बाद अगर लग रहा है तो फिर हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली हमें बेड चेंज करना पड़ेगा वो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, फोन भी कंटिन्यूअस बज रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हम आएंगे जल्दी से और इन सब प्रश्नों को शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज बहुत काम की बातें हमें बता रहे हैं हमारे रेडियो डॉक्टर आशु गुप्ता, क्योंकि दर्द से हम सब गुजरते हैं और दर्द की दवा हमें देती है फिजियोथेरेपी। ये दवा ऐसी है जिससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी बातें अभी बताई हैं, लेकिन आपके प्रश्न हैं उनके जवाब भी देने जरूरी हैं। डॉक्टर साहब सुमित हमें लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, 31 ईयर्स के हैं। इन्होंने कहा है कि इन्हें 1 महीना पहले ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जिसके कारण इनका लेफ्ट लेग और हाथ कमजोर हो गया, और ट्रीटमेंट किया इन्होंने फिजियोथेरेपी का, और थोड़ा थोड़ा इनको रिलीफ भी मिल रहा है, पर अभी काफी स्लो है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें कब तक फिजियोथेरेपी लेना पड़ेगा, और क्या ये थोड़ा जल्दी से हो सकता है ठीक? क्या देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। अगर तो हमारा एक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक था, अगर हमारा स्ट्रोक का भाव जितना रहता है, प्रभाव कितना रहा, अगर तो हमारा माइल्ड था स्ट्रोक, तो हमारी रिकवरी जल्दी हो जाती है। बट जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर 1 महीना हो चुका है, तो नॉर्मली स्ट्रोक के केसेस में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो व्हाट वी से नॉर्मली कि 3 से 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें आप थेरेपी मत छोड़िएगा। और खाली थेरेपी से नहीं चलेगा, आपको जो बताया जाएगा उसको आपको अपने रूटीन में दिन में सुबह शाम आपको अपने रिलेटिव के साथ, अपने अटेंडेंट के साथ जरूर करना होगा। इसमें उठने बैठने का आपको ध्यान रखना होगा, और इसके अंदर जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ कि इसमें टाइम लगेगा। तो आप कम से कम 3 महीने तो आप मान के चलिए, और हो सकता है उसके बाद थोड़ी रिकवरी स्लो हो जाए, बट क्योंकि आप यंग एज है तो आपको डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 90% प्लस रिकवरी विदाउट सीइंग यू। हो सकता है 99% भी आ जाए, मैं आपको डिस्करेज बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप अपना 99% तक लेके चलिएगा, लेकिन क्वैकरी के और उसके चक्कर में मत पड़िएगा और कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा। जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है डॉक्टर साहब। हेलो, अनूप कुमार फ्रॉम रांची। जी, अनूप कुमार जी, अपना प्रश्न कर लें। सर, प्लीज टेल डाइट, ओबेसिटी, एक्सरसाइजेस इन फिजियोथेरेपी, स्वेट, चर्न आउट, फैट्स एंड टॉक्सिसिटी आउट एंड लाइवलीनेस। सर, ये मोटापा कैसे ठीक होगा ये फिजियोथेरेपी से? देखिए, मोटापा फिजियोथेरेपी से डायरेक्टली नहीं है। मोटापे का सबसे पहले कारण जानना जरूरी है कि क्या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से मोटापा है, क्या आपको कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक हम उन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे जो उसके कारण हैं, तब तक वो नहीं करेगा। हाँ, डेफिनेटली आप अपना एक डिसिप्लिन लाइफ, आप अपना एक रूटीन बनाकर आप एक फिजियोथेरेपी की गाइडेंस में आप एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बना सकते हैं। एक आप न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लीजिए, फिर आप अपना वॉक के साथ, डाइट के साथ और एक जिम ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको जेंटल एक्सरसाइजेज चाहिए होंगी। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। तो वो सारी जब तक लेकिन हमें कारण नहीं पता होगा कि एक तरफ आप एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप इनपुट आता जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें फिर उस हिसाब से फ़र्क पड़ जाएगा। एक और श्रोता फोन लाइन पर।
हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी, मैं पश्चिम बिहार से बोल रही हूँ, ममता जैन। जी ममता जी, अपना प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी। मेरे कमर में दर्द है, 1 साल से ऊपर हो गया मेरे को, तो मैं इलाज करवा रही हूँ इधर अग्रसेन हॉस्पिटल से जी। तो MRI और एक्सरे भी हो गया है, लेकिन MRI में उसमें नस दबी आई हुई है, बता रहे हैं जी। तो जैसे दवाई दी हुई उन्हें तो आराम नहीं लग रहा है मेरे को, तो फिजियोथेरेपी करवाना है कि वैसे दवाई से आराम? आपकी एज कितनी है जी? 59 है। 59 है ना, तो देखिए फिजियोथेरेपी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप किसी भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपी जो आपके आसपास हो उनके आप क्लिनिक को विजिट करिए। आप वहां जाके एक बार वो आपका असेसमेंट करेंगे, आपका सारा देखेंगे, आपका वेट कितना है, क्या आपको कोई पेन पैर में रेडिएट तो नहीं हो रहा है, आपका पेन का पहला पूरा पैटर्न देखा जाएगा। उसके हिसाब से आपको 8 से 10 सेशन फिजियोथेरेपी के रिकमेंडेड हैं, और साथ में आप अपना मेडिसिन, रेस्ट और अगर कोई बेल्ट वगैरह प्रिस्क्राइब की हुई है तो वो भी अपना करिएगा। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो कोशिश करिए वजन आगे ना बढ़े, और उसके बाद में आपको जब दर्द में थोड़ा आराम आ जाएगा 50% तक, उसके बाद हम आपको थोड़ी एक्सरसाइज बताएंगे। वो एक्सरसाइज आपको अपने रूटीन में ऐड करनी होगी, सुबह शाम 10-10, 15-15 मिनट। तो लॉन्ग टर्म में हम इसमें से ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट या इसमें कोई जल्दबाजी मत करिएगा। हाँ जी, बैठने में भी बहुत दर्द होता है मेरे को। हाँ, तो आप जब थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर रेस्ट किया करिए। बैठने का एक बारी में आधे घंटे से ज़्यादा का मत रखिएगा। बैठने के बाद आप चल सकते हैं और आप थोड़ी देर लेट सकते हैं, तो अपनी आप पोजीशन चेंज करते रहिएगा। और अगर आप बैठते हैं तो पीछे सपोर्ट लगा के बैठिएगा, उससे आपको काफ़ी दर्द में आराम मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। और डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया जब आप ममता जी को जवाब दे रहे थे कि क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये जैसे आपने बोला तो क्या इम्पोर्टेंस है? कई बार लोग हम देखते हैं ऐसे भी जाते हैं और कोई भी ये कहता है कि ये मैंने कोर्स किया हुआ है या मैं आपको ठीक कर दूंगा, तो ये कहाँ तक सही होता है? और सिर्फ क्वालिफाइड के पास जाना चाहिए? बाकी कोर्सेज की तरह हमारे कंट्री के अंदर कुछ माल प्रैक्टिस या कुछ क्वैकरी है फिजियोथेरेपी के नाम पर। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं फिजियोथेरेपी के नाम पर, तो इसलिए इसकी काफ़ी कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी, हम लोगों का भी रहता है। हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी बनी हुई है, हमारी दिल्ली में दिल्ली काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। तो हमारी कोशिश ये रहती है, उससे हम लोगों को सर्टिफिकेट और हम लोगों का वो रहता है उसके साथ मेंबरशिप वगैरह। तो सबसे पहले तो आप उसका एक्सपीरियंस देखिए एंड डोंट जस्ट गो बाय दी लाइक कि फैंसी थिंग्स। आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत जल्दी क्लेम करते हैं कि हम 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हमारी रहती हैं, या जो हम अगर मेरे अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इनमें टाइम लगता है। ये हम सोचें कि दवाई खा ली आज हमने, जैसे बुखार जुकाम में हम लोग दवाई खाते हैं 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, ऐसे हमारी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स या जो हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं वो इतनी जल्दी नहीं ठीक होते हैं। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा अपना सिस्टम को चेक, जब भी हम किसी फिजियोथेरेपिस्ट को, तो उनके बारे में जानकारी लीजिए कि आपका क्या बैकग्राउंड है उनका। और आई थिंक आज की डेट में हम सब लोग उसको चेक कर सकते हैं किसी ना किसी लेवल पर। कभी भी कोई अगर आपको गलत चीज़ कह रहा है तो आप हमेशा क्वेश्चन पूछिए। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट, तो आप अपना क्वेश्चन लिख के जाइए, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एंड ट्राई टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। तो इसलिए आपका अवेयरनेस, एक जैसे जागरूकता होना बहुत जरूरी है। कोई अगर आपको ब्लाइंडली कुछ भी बोल रहा है, थोड़ा आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, पूरा मत चेक करिएगा क्योंकि वहां से भी कई बार मिसगाइड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर अ गुड क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट। जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, फोन लाइन पर हैं। हेलो। हेलो जी जी, जैनब मेरठ से। जी बताएं जैनब, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। जी मैम, तब भी मैं स्कूल से आती हूँ तो जब टैग उतारती हूँ तो कमर में बहुत दर्द रहता है और कंधों में, और कभी भी हाथ पैरों की उंगलियों में तो उठता ही रहता है दर्द बहुत ज्यादा। तो आपकी उम्र क्या है जैनब? मैं 16 साल की हूँ। 16 साल की। डॉक्टर साहब, बड़े बड़े भारी भारी बैग उठाने पड़ते हैं बच्चों को। देखिए 2-3 चीजें हैं। आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? नहीं। और कोई वॉक वगैरह करते हैं, कोई वर्जिश या कोई एक्सरसाइज स्कूल में होता है आपके, कोई पीटी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं करती। कुछ नहीं। हाँ, तो आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 144। 144, ठीक है। बेटा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप या तो स्कूल में करिए या घर के आसपास या अपने घर में ही आप अपना एक एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करिए, जहाँ पे कि आप थोड़ा अपना योगा या कुछ जनरल एक्सरसाइज होती हैं बॉडी, क्योंकि आपकी एज के अंदर एक्सरसाइज का बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए। हो सकता है आपके विटामिन डी या विटामिन B12 की या आपके कैल्शियम की या कुछ और कमी हो बॉडी के अंदर, क्योंकि इस एज में नॉर्मली इतना होना नहीं चाहिए।
तो आप अपना एक एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाइए। अगर आपको लगता है कि 1-2 दिन गर्म पानी का बॉटल का सेक करके देखिए, और किसी आसपास आपके कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो एक पोस्चरल एक्सरसाइज होती हैं जो कि हम नॉर्मली बच्चों को बताते हैं जो काम, और एक अपना आगे झुक के या गर्दन झुका के या बेड पे बैठ के नहीं पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको टेबल और चेयर का, क्योंकि हम इसको अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, आज की डेट में इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो पोस्चर है वो आपका बहुत ध्यान रखना है। आपको बेड के ऊपर बैठ के नहीं पढ़ना है, और आप कुछ अपर बैक की और लोअर बैक की एक्सरसाइजेज करिए, और अपना एक बार डाइट का भी चेक कर लीजिएगा कि आपकी शायद शरीर में कोई कमी तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ज़ैनब हमें कॉल करने के लिए। और मैसेजेस में हमारे पास ये लिखकर भेजा है मनोहर लाल गांधी जी ने चाणक्य चौक गाजियाबाद से। नमस्कार शालिनी मित्तल जी और डॉक्टर साहब जी को भी। किसी के एक्सीडेंट के दौरान सर्जरी हुई हो और सर्जरी के बाद प्रॉब्लम हो तो फिजियोथेरेपी कराई जा सकती है क्या? और जो 50 और 60 साल से प्लस के लोग हैं, इससे ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनकी हड्डियों नसों में कमजोरी, चलने से दर्द होता है, तो ऐसे लोग भी क्या फिजियोथेरेपी का लाभ उठा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट के बाद क्या तो हमारा कोई सर्जरी हुई है। एक्सीडेंट के बाद 3 या 4 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो होता है एक्सीडेंट हुआ आपका, सिर्फ आपको गुम चोट लगी जिसे हम बोलते हैं, आपको सिर्फ बॉडी में पेन हो रहा है सिर्फ, उसके लिए डेफिनेटली आप 2-3 दिन दवाई खाने के बाद आप कुछ रूटीन की फिजियोथेरेपी आप ले सकते हैं, तो उससे डेफिनेटली आपके पेन में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन अगर एक्सीडेंट के बाद अगर आपका कोई हड्डी टूट गई है या आपको कोई वैसी चोट लगी है जिसके कारण कि आपको सर्जरी या ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, तो उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग कि क्या आपकी सर्जरी हुई है, किस टाइप की सर्जरी हुई है, फिर हम सर्जन के साथ एक प्लान बनाते हैं और हम डे 0 से ही फिजियोथेरेपी एंड पेन रिलीफ स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी कराते हैं, कुछ हम लोग आइस पैक्स यूज़ करते हैं पेन रिलीफ के लिए, कुछ हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे हम लोग टेंस की मशीन आती है वो हम पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली एक्सीडेंट के बाद और उसके बाद फिजियोथेरेपी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसके अंदर। और जहाँ तक बात करें हम 50 to 60 ईयर्स ओल्ड की, जिनको कि देखिए आज की डेट में अगर हम 50 to 60 की बात चलें तो 50 to 60 इज़ नॉट एन एज, एंड एज वी से कि एज इज जस्ट ए नंबर। तो 50 to 60 तो बहुत यंग एज मानी जाती है। दे आर नो मोर ओल्ड नाउ, ओल्ड एज इज 80 प्लस। तो 50 to 60 के लिए सबसे पहले तो जो जरूरी है कि अपना एक लाइफ में डिसिप्लिन रखना, एक हेल्दी डाइट रहे आपकी, एक बेसिक एक्सरसाइज प्रोग्राम आप जनरलाइज रखिए, 40 मिनट्स की मिनिमम आप वॉक रखिए अपनी, कुछ बेसिक योगा एक्सरसाइजेज अपने टाइम के हिसाब से निकालिए आप। फिर आपका जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से आप अपना बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है। तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ विद रेस्ट, लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, मोर ऑफ वॉक एंड सम जनरल इफ़ रिक्वायर्ड आफ्टर गेटिंग योर ब्लड सैंपल्स डन कि अगर आपकी शरीर में विटामिन डी की या विटामिन B12 की या और कोई कमी है, साथ में मेडिसिन का सप्लीमेंट लेने से अगर हम सब कुछ क्यूमुलेटिव कर रहे हैं तो हम एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग लेके चल सकते हैं। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, एक पर्टिकुलर एज में जाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे अगर हमें घुटने में दिक्कत है तो हम नॉर्मली कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए सीढ़ियाँ अवॉइड कर दीजिए, या हम क्रॉस लेग सिटिंग अवॉइड करने को बोलते हैं, या अगर ज़मीन पे बैठने में किसी को दिक्कत है तो कुछ टाइम के लिए अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है तो उसको अवॉइड करिए। जब वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो हम उसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। जी। एक और श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जुड़े हुए। हेलो। हाँ जी, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, देवेंद्र शर्मा। जी देवेंद्र जी, अपना प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ जी, ये मैं बताया कमर से दर्द हो गया, ये पैरों में चलता है पीरे नीचे तक। हाँ ये और उंगली 2 उंगली सुना है जी बाएं पैर की। तो ये एक पैर की है, दोनों की है? ये एक पैर की है जी, बाएं पैर की। एज कितनी है हमारी? 60 है जी। 60 है। कितने टाइम से है प्रॉब्लम आपको ये? ये है जी 1 साल से। तो आपने इलाज कराया अभी इसका? कुछ नहीं कराया? हाँ जी, इलाज कराया, MRI भी करवाई थी, एक्सरे भी कराया था, उसमें ये तो मतलब भी बता रहे नीचे कमर में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि MRI जो है वो एक टेस्ट है, वो एक इलाज नहीं है। बहुत सारे हम लोग कई बार सुनते हैं कि हमने MRI करा लिया अब भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो MRI हमारा एक डायग्नोसिस का तरीका है। तो मैं उसमें आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इसके अंदर जो हम लोगों का एक्सपीरियंस से हम लोग जो बता सकता हूं आपको, क्योंकि पहले तो आपको एक बार इवेलुएट करना पड़ेगा कि क्या आपकी सियाटिका नर्व पे प्रेशर तो नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको अपने उठने बैठने का ध्यान, आगे नहीं झुकना है, वजन नहीं उठाना है, कुछ बेसिक स्पाइन की ताकत की स्पाइन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बोलते हैं हम लोग,
कुछ उसमें आप एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन के साथ स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलकर हम कुछ मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें, कुछ सेशंस हम थेरेपी के ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा थेरेपी का भी फ़ायदा नहीं होगा। आप हफ्ते में 3 दिन करके 3 से 6 हफ्ते थेरेपी लीजिए। उसके बाद साथ में आप थोड़ी कमर की ताकत की एक्सरसाइज करिए और साथ में आप अपना उठने बैठने का पोस्चर का ध्यान रखिए। अगर 2 व्हीलर वगैरह हैं या थोड़ा उस टाइप से अवॉइड करिए तो हमें डेफिनेटली हम उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसा ही कुछ प्रश्न हमें लिखकर भेजा था छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर से तरुण ने। लगभग यही मुझे लगता है, डॉक्टर साहब आप बताएं। ये लिख रहे हैं कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो शरीर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, मैं क्या करूं। और दूसरा ये प्रश्न है कि एक बार गलत एक्सरसाइज से मुझे कमर में दर्द हो गया था, और क्या ये दर्द हल्की हल्की एक्सरसाइज करने से ठीक हो सकता है या फिर कोई और तरीका आप बताएं जो मेरे लिए अच्छा हो। मेरी उम्र 43 ईयर्स है। देखिए, हम लोग एक चीज लेके चलते हैं कि वन शूज डजंट फिट ऑल। सो जैसे हम लोग अलग अलग हम लोग सबका नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों का जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है दैट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी का वेट ज़्यादा है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं और जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इनिशियली हमें कुछ दिन उसमें वार्मिंग अप करके, स्ट्रेचिंग करके, तब हमें फुल एक्सरसाइज पे आना चाहिए। नॉर्मली हम लोग जब भी शुरू करते हैं वी एंड अप डूइंग मोर। हमें लगता है कि आज शुरू किया है तो आज ही सब कुछ करके पूरा एकदम कर लें। तो मेरा सुझाव आपसे ये रहेगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो पहले आप अपना एक बारी फ्लेक्सिबिलिटी का और उसका कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप एक बार किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके अपनी मसल चार्टिंग और अपना जॉइंट रेंज ऑफ मोशन आप चेक कर लीजिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 43 में अगर आप काफ़ी टाइम के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप वार्मिंग अप, वॉक, ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट करिए। आप स्विमिंग ऐड कर सकते हैं, आप साइकिलिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप हैवी एक्सरसाइज पे जाइएगा। जब आपकी बॉडी थोड़ी यूज टू हो जाए 4 to 6 वीक्स में, देन यू गो फॉर सम हैवी एक्सरसाइजेस। जी, और आप इसी तरह से प्रश्न करते रहिए। बहुत सारे लोगों को आज फायदा होने वाला है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये एक ऐसी जनरल एक प्रॉब्लम है जो सभी को होती है, दर्द की। और आप इस कार्यक्रम में डॉक्टर आशु गुप्ता से सुन रहे हैं कि किस तरह से फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप इस पर पार पा सकते हैं। तो यूं ही हमें फोन करते रहिए, मैसेज करते रहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर वापस आते हैं। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में हैं आप अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ। आज हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी फॉर पेन रिलीफ। हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ, डॉक्टर आशु गुप्ता, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली। और डॉक्टर साहब, मैसेजेस की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे मैसेज हैं मेरे कंप्यूटर में। नेहा लिख रही हैं मुंबई से कि मैं 34 ईयर्स की हूं और आई हैव अ डेस्क जॉब फॉर पास्ट 10 ईयर्स। मुझे पेन रहता है नेक, शोल्डर्स, लोअर बैक में, और शोल्डर्स बहुत स्टिफ हैं। साथ ही साथ लिख रही हैं कि मेरी मदर को भी नी पेन रहता है। तो कुछ एडवाइस। नेहा जी, मैं एक जनरलाइज आपसे बात करूंगा। जो हमारी 25 to 45 की एज होती है, इसके अंदर नॉर्मली हम लोग नॉर्मली कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या हम लोग अपनी फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो हमारा अपने ऊपर से ध्यान हमारी प्रायोरिटी लास्ट आती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस एज ग्रुप में हैं ये एग्री करेंगे मेरे से। तो आपको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना सबसे पहले अगर आप कोई रूटीन नहीं फॉलो कर रही हैं तो आप अपना एक बेसिक वॉक से स्टार्ट करिए एंड देन ऐड सम जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फॉर द अपर बैक एंड द लोअर बैक एंड मे बी सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। तो वो आपको डेफिनेटली काम करेंगी। उसके साथ साथ आप जो डेस्क है आपका, उसकी हाइट, उसकी आपको आजकल अर्गोनॉमिक हम बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अर्गोनॉमिक चेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आप एक अर्गोनॉमिक चेयर लीजिए, आप एक फुट रेस्ट का यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर का जो डेस्क आपका वो है, लैपटॉप है आपका, टेबल टॉप जो है, उसका आप सामने देखिए कि उसकी पोजीशनिंग ठीक होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप एक आजकल इंक्लाइनर आते हैं टेबल पे रखने के लिए, आप वो यूज़ करिए। आप और देयर आर सम चेयर एक्सरसाइजेज विच वी से कि आप बैठे बैठे भी चेयर पे बैठे बैठे आप सम जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर सकती हैं। तो हर 2-3 घंटे में आप 1-2 या 2 बारी वो भी करिए। बीच बीच में आप कॉफ़ी ब्रेक या लूप ब्रेक ले सकते हैं। दैट विल ऐड टू योर दिस थिंग रिकवरी बेसिकली, एंड यू सी ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड गेट सम स्ट्रेचिंग एंड टेबल एक्सरसाइजेज डन। तो और अपनी मदर के लिए मैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, फीमेल्स के अंदर स्पेशली जल्दी आ जाता है। तो उसके लिए आप उनका उठने बैठने का
ध्यान, उन जो नहाते टाइम वो चेयर यूज़ करें, उनका कौन सा कमोड यूज़ कर रही हैं, क्या वो उनके बेड की हाइट है, स्टेयर्स तो नहीं चढ़ रही हैं, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है कुछ टाइम के लिए स्टिक यूज़ कर सकती हैं। प्लस अगर वो पूजा करती हैं तो नीचे बैठ के ना करें, जिस भी चीज़ से उनको दिक्कत हो रही है उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लस हम थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनसे उनकी घुटनों के आसपास की मांसपेशियों में ताकत आएगी और डेफिनेटली वो इम्प्रूव करेंगी। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है हमारे साथ। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। जी जी नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार जी। सर मैं मेरठ से बोल रही हूँ, बबीता जी। बबीता जी बताएं। मेरी एज 47 है सर, और मेरी कमर में काफी दिनों से दर्द रहता है जी। और जब ज्यादा दर्द, अब जैसे दर्द कमर में ना हो के मेरे जो घुटनों के बैक साइड के ऊपर का जो स्थान है उसमें ऐसा लगता है नसें खींच रही है जी। पहले लगता है गुच्छे से बन गया और फिर खिंचाव महसूस होता है। आपका वेट कितना है? क्या आप ओवरवेट हैं? नहीं सर, मेरा 60 kg वेट है। 60 kg वेट है। जैसा कि आप बता रहे हैं तो मुझे जो फर्स्ट एकदम लग रहा है, मुझे लग रहा है आपके हैमस्ट्रिंग टाइट होंगे। कमर में दर्द के जैसे हम लोग सब जानते हैं, कमर के दर्द का कारण कई बार कमर में ना हो के नीचे भी हो सकता है। तो जो पहले तो मुझे कमर में ही रहता था बहुत ज्यादा। तो अब कमर में तो कम रहता है, लेकिन ज्यादा देर खड़े होने से या ज्यादा देर पैदल चलने से ये बैक साइड के पैरों के समझ गया मैं आपकी बात। तो वो आपके उस मसल्स को हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। आप आसपास कहीं भी एक थेरेपी सेंटर में जाके आप हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और बैक की स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज सीख लीजिए। वो एक्सरसाइज आप 4 से 6 हफ्ते करिए। और अगर आप वॉक वगैरह करते हैं तो प्रॉपर स्पोर्ट शूज़ या अच्छे शूज़ पहन के वॉक करिए। कई बार हम लोगों का जो फुटवियर है उसकी वजह से भी पैरों में और मांसपेशियों में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हैं, रेगुलर हमें लिखती हैं, आलोका जी नोएडा में रहती हैं, 52 इयर्स की एज है, लिख रही हैं 53 kg मेरा वेट है और मैं रेगुलर वॉक्स एक्सरसाइज करती हूँ। ये बताइए कि जो जिम, ओपन जिम होता है वो आजकल बहुत सोसाइटीज में है, तो इस पर जो मशीनें होती हैं उससे क्या ठीक रहता है अगर हम जिम यूज करते हैं? ये इन्होंने लिखा है। और एल्बो पर में पेन नहीं बढ़ रहा है उस पर यूज करने से, तो इससे फायदा होता है? कोई भी चीज, अगर पहली बात तो फ्री जिम या पैसे देने वाला जिम या कोई पेड अनपेड, जब तक हम किसी चीज को एक लिमिट में कर रहे हैं, जब तक हम उसको तरीका हमारा करने का ठीक है। क्योंकि जो हम लोग देखते हैं, हम देखता हूँ हमारे यहाँ भी पार्क बने हुए हैं, तो कई बार हमें, क्योंकि वहाँ गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, तो हम अपने हिसाब से उसको आगे पीछे या फास्ट कर रहे हैं या स्लो कर रहे हैं बैठ के। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप उसको करिए, लेकिन बहुत लिमिट के अंदर करिए। और अगर आपको लग रहा है कि उसको करने से आपको दिक्कत हो रही है तो फिलहाल आप उसको रोकिए और आप अपना वॉक से और अपना सिंपल योगा या सिंपल आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज के साथ आप अपना रूटीन मेंटेन करिए। अगर आपको लगता है कि आपको उससे थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपने फ्री वर्ड यूज़ किया तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, ज़्यादा मत करिएगा। कई बार हम लोग लगता है कि चलिए हम 20 मिनट कर लेते हैं, तो हमारा जो बॉडी के हिसाब से जो हमारा एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो कस्टमाइज होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं जोहर डॉक्टर साहब मैंगड़ेश कुमार नेताम, इन्होंने नाम लिखा है। मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से हूँ। मेरे पिता के पैरों, घुटनों, कोहनी, एड़ी के गांठों में दर्द, ज्यादा चलने में समस्या 2-3 महीने बाद होता रहता है। आजकल बरसात में गांठों में दर्द ज्यादा है और मेरे पिता की उम्र 48 ईयर्स है। क्या फिजियोथेरेपी कारगर होगा? देखिए, सबसे पहले आप एक बार अपने फादर को एक बार उनका सारा ब्लड की चेकअप कराइए। हो सकता है उनको कोई आर्थराइटिस वगैरह ना हो। जैसा आप बता रहे हैं उनको मल्टीपल जॉइंट पेन लग रहा है मुझे, तो उसका पहले डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। हम कई टाइप के आर्थराइटिस होते हैं, कई बारी और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिजियोथेरेपी डेफिनेटली हेल्प करेगी, लेकिन हम पहले एक बारी डायग्नोसिस करके कि रूल आउट कर लें कि कोई और प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिर्फ पेन की प्रॉब्लम आएगी तो हम डेफिनेटली उसको आप किसी फिजियोथेरेपी सेटअप में जाके, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्रॉपर उनका सारे खून की जांच और एक किसी ऑर्थोपेडिशियन को या रूमेटोलॉजिस्ट जो कि मल्टीपल जॉइंट पेन देखते हैं उनको आप दिखा के साथ में दवाई के साथ आप थेरेपी करेंगे, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जी, हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब फोन लाइन पर। इससे हमें लगता है कितनी समस्या है डॉक्टर साहब, आज आपको बार बार आना पड़ेगा क्योंकि ये समस्या जो है आज खत्म नहीं होगी और ये कार्यक्रम हम बढ़ा नहीं सकते हैं, हमारा समय इतना ही है, 4 बजे हमें जाना होगा। तो डॉक्टर साहब, ये हमें मैसेज करके संजय बोल रहे हैं, बिहार में रहता हूँ, उम्र 32 ईयर्स है, मेरे हाथों में, घुटनों में नीचे दर्द रहता है, 15 सालों से है और नसों की जांच कराइए, नॉर्मल है।
तो बताएं प्लीज कि क्या प्रॉब्लम। देखिए, जैसा 15 सालों से तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए मैं आपको इमीडिएटली किसी भी फिजियोथेरेपी की रिकमेंडेशन नहीं करूंगा जब तक हम लोग उसके लिए डायग्नोसिस नहीं आएगा। तो दोबारा मैं वही कहना चाहूँगा कि करेक्ट डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको कोई पोलीआर्थ्राल्जिया या मल्टीपल जॉइंट पेन या कोई गठिया जिसे हम बोलते हैं या कोई रूमेटॉइड या कोई उस तरह का बीमारी तो नहीं है। पहले अगर उसकी जानकारी हो के बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है या आपको कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले आप उन चीज़ों से एक बारी अपने को चेक कर लीजिए। उसके बाद आप डेफिनेटली किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके कुछ जेंटल मोबिलिटी एक्सरसाइजेज और पेन रिलीविंग एक्सरसाइजेज और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज प्लस आप हॉट और कोल्ड थेरेपी के साथ घर पे अपना निवारण कर सकते हैं। जी, और बहुत सारे और मैसेज आए हैं जिसमें मुझे लगता है लगभग डॉक्टर साहब ने ये जो अभी जवाब दिया वो लागू होता है। मैं शॉर्ट में नाम भी पढ़ देती हूँ और उनकी समस्या बता देती हूँ आपको। कांट से मोहम्मद फुरकान लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब 2 साल से मेरे राइट वाले पैर में और घुटने में कभी कभी दर्द होने लगता है, इसी वजह से हो सकता है 1 महीने में मेरी तरफ, इन्होंने लिखा है लेफ्ट वाले पैर पर भी एड़ी में बैठने के बाद जब उठता हूं तो बहुत तेजी से दर्द होता है, चलता हूं तो भी 2-4 मिनट बाद दर्द तब खत्म हो जाता है। तो बैठने उठने की समस्या है। और उमर लिख रहे हैं 35 साल के हैं और मेरा जो है ये भी ये लिख रहे हैं कि उठने के बाद बहुत दर्द होता है, मैं मेरठ में रहता हूं। देखिए, इसमें हम आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इसमें कॉन्ट्रास्ट बात होता है, गर्म और ठंडे पानी का सिकाई जो होता है वो आप करिए। साथ में आप कुछ आपका ये पेन जो है घुटने की वजह भी हो सकता है और एड़ी के पेन की वजह से भी हो सकता है। तो आप दोनों की एक बारी आप अच्छे किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर आप घुटने की और एडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सीख लीजिए और आप अपनी काफ मसल की भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सीखिए। आप कुछ टाइम के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना, क्रॉस लेग सिटिंग और थोड़ा उकड़ू बैठना, अगर इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं कुछ टाइम के लिए वो सब अवॉइड करिए, एक्सरसाइज करिए, कॉन्ट्रास्ट बात करिए, तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, आपने बोला ठंडी गर्म सिकाई, तो दोनों करनी है, ऑल्टरनेट करनी है या मतलब कब कौन सी करनी है? एक्चुअली ये जो है ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका ना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर है। अब इसमें हम लोग ये लेके चलते हैं कि जब हमें कोई एक्यूट इंजरी हुई है, सपोज किसी को आज एंकल स्प्रेन हुआ है, कोई कोनी में दिक्कत आई है, कोई स्प्रेन स्ट्रेन हुआ है, तो उसके लिए हम बर्फ की सिकाई, आइस पैक या क्रायोथेरेपी एडवाइस करते हैं, जो कि हम 2 से 3 से 5 दिन तक हम उसको करने को बोलते हैं। सेकेंड थिंग, कॉन्ट्रास्ट बात वगैरह है जहां पर हमारी कोई सब एक्यूट प्रॉब्लम है, जैसे एडी के दर्द है हमारा जिसको हम प्लांटर फेशियाटिस बोलते हैं या जिसको हम कैल्केनियल स्पर बोलते हैं, या कई बारी और भी हमारी ऐसी टेनिस एल्बो वगैरह, तो उसमें हम लोग गर्म और ठंडे पानी का एक साइकिल होती है 3:1 की, उसको हम उसमें बोलते हैं। अगर हमें बैक का पेन है, अगर हमें ओल्ड एज है जहाँ पे हमें ठंडे से डर लगता है, कई लोगों को फोबिया होता है, कई लोगों को वैसे रूटीन में एक सेंट पेन्स होते हैं कि कमर अकड़ गई है, गर्दन अकड़, तो उसमें हम नॉर्मली एज के अकॉर्डिंगली और पेशेंट के साइकी के अकॉर्डिंगली हम लोग गर्म पानी। ये बहुत डिफरेंट है और ये मुझे लगता है जब तक कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से ना मिलें तो ये अपने आप हम ये केस टू केस वेरी करता है, तो इसको एकदम थोड़े शब्दों में बताना शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट ये these are 3 डिफरेंट एंड हर एक का रोल अलग अलग है इसके। जी, बहुत सही आपने बोला। तो डॉक्टर साहब, समय कम रह गया है, प्रश्न अभी भी हमारे पास आ रहे हैं, हमारे फोन कॉल्स अभी भी बज रहे हैं, लेकिन हम माफी चाहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है कि हम उन सबको शामिल कर सकें। धन्यवाद देते हैं उन सभी श्रोताओं को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, भाग लिया, हमें प्रश्न भेजे, उन श्रोताओं को भी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, समझा, अवेयर हुए कि फिजियोथेरेपी दर्द में कैसे सहायक हो सकती है। आज ये सारी जानकारी हमें दे रहे थे डॉक्टर आशु गुप्ता। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। और इसी तरह से कार्यक्रम में जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। और अब मुझे यानी अपनी दोस्त शालिनी मित्तल को दीजिए इजाजत और स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। और नमस्कार डॉक्टर साहब आपको भी। धन्यवाद मैम। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।